हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में आपके क्लास 9 इंग्लिश की बिहाइव की बुक की जो चैप्टर नंबर 4 आपकी है, जिसका नेम आपका है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट स्टोरी को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखो, जैसा कि ना हमारे चैप्टर का नेम यहाँ पर आपका है ना, चैप्टर के नेम रखे हैं आपके ना ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आपके ना मन में सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर आना चाहिए, सर ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का ना मतलब क्या होता है। देखो, मतलब बहुत ही सिंपल है इसका। ठीक है, जब हम ना बात करते हैं ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में, तो यहाँ पर ये जो आपका ना वर्ड है, इससे लोग रिफर किसको कर रहे हैं आपके, तो किसी जीनियस माइंड को। ठीक है ना, किसको रिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली रिफर कर रहे हैं आपके जीनियस माइंड को। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर स्टोरी में आखिर ऐसा क्या है जो मैं जीनियस लोगों के बारे में जानना है, जीनियस चीजों के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको ना एक हिंट देता हूं, आप लोग गेस कर पाओगे। ठीक है, आपने एक नेम सुना है ना, थ्योरी आपकी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये चीजें जो दी हैं, हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस कह रहे थे हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, ये कौन थे आपके, तो बहुत ही फेमस क्या थे आपके, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक पॉइंट आता है। तो अब ना पॉइंट आएगा सर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहने का मतलब क्या हो रहा है ना। जीनियस, देखो हमने समझ लिया सर यहाँ पर इस चीज को रिफर किससे किया जा रहा है, आपके जीनियस से आपका रिफर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग समझें इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, देखो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यहाँ पर कहने का ना ऐसे पर्सन को रिफर कर किया गया है, जैसे मान के चलो ना आप कोई काम करते हो, तो उससे आपको खुशी मिल रही है, आपका भला हो रहा है, तो क्या वैसे पर्सन को बोलेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड या जीनियस? नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जब ना हम बात करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, जैसे मान लो कि आपने ना कोई डिस्कवरी की। ठीक है ना, आपने क्या किया है, सो आपने ना कोई डिस्कवरी की, या फिर आपने कोई क्या किया है, किसी भी चीज का आपने यहां पर किया है कोई इन्वेंशन। क्लियर, ये दोनों चीजें आपने किया, कोई में दोनों में से किसी एक चीज को आपने किया। सो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ओवरऑल पूरे सबका भला होता है ना, सबको इससे फायदा मिलता है। वैसे पर्सन को हम लोग बोलेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यहाँ पे कहने का मतलब रखा गया है। अब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के देखो जो थ्योरी थी या जो उनकी डिस्कवरीज थी, जो इनके इन्वेंशंस वगैरह थे, इससे क्या हुआ, सिर्फ उनका फायदा हुआ है, पूरे दुनिया में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं आज वो सबका फायदा हुआ। तो यहाँ पर ना ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब उन्हीं पर्सन को क्या कर रहे हैं, रिफर करेंगे, जिनकी थ्योरी से, जिनके डिस्कवरी से, जिनके इन्वेंशन से कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्या मिला, उसका बेनिफिट मिला है। क्लियर है, तो ये कुछ हमारा पॉइंट रहेगा। और मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले भी हैं इनके बारे में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सॉर्ट ऑफ, अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये सॉर्ट ऑफ क्या होगा ना, तो एक तरह की आपको एक सॉर्ट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, सो बायोग्राफी टाइप की आप यहाँ पर क्या करोगे, जान पाओगे। ठीक है ना, अ सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी आप जान पाओगे कि इनके बारे में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, है ना, उनका बचपन कैसा था, क्या वो नॉर्मल बच्चे की तरह थे, है ना, हमारी तरह थे, एवरेज बच्चों की तरह थे, या बचपन से क्या थे, मतलब एकदम जीनियस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, या फिर नॉर्मल मतलब एवरेज से भी खराब बच्चे थे आपकी स्टडी वगैरह में, है ना। उनका मतलब जो बचपन है किस तरीके से बीतता है, किस तरीके से उनका इंटरेस्ट आया, किस तरीके से उन्हें साइंटिस्ट वगैरह बने हैं, और क्या क्या उनकी इन्वेंशंस वगैरह रही हैं, कुछ उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे। उन सभी को हम लोग इस चैप्टर में एक शॉर्ट बायोग्राफी टाइप में क्या करेंगे, पढ़ करके समझेंगे। सो पहले लोग चैप्टर को देखो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या दिया है, तो एक दो चीजें आपको दी गई, जैसे कि नॉर्मली ना हमारे हर एक चैप्टर में दी जाती हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। देखो, चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या बोला गया, आपका बिफोर यू रीड के बारे में बताया गया है। अब ये जो बिफोर यू रीड का जो पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। अब देखो, आपने ना बहुत बार सुनते हैं हम लोग क्लास में, जैसे जीनियस का मतलब क्लास में क्या होता है आपके, जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, आपके क्लासमेट है आपका, उसके क्या हो रहा है ना सर, इंग्लिश में, है ना, हिंदी में, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, हम उनको फोकस करके चलते हैं। ठीक है ना, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, मैथ्स होते हैं आपके, है ना, मैथ्स के अलावा आपके जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं, एंड सोशल स्टडी आपके होते हैं। दीज आर योर 5 मेन सब्जेक्ट्स इन क्लास 9th एंड क्लास
10। अब किसी बच्चे का ना इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना जीनियस बच्चा है। हमेशा इसके नंबर क्या होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट में इसके नंबर तो अच्छे होते हैं। तो ये जीनियस का वर्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग इस चीज को यहाँ पर समझेंगे, या आप क्या समझते हो ये आप अपने हिसाब से इसको देखोगे। अभी के लिए आगे में बात करते हैं व्हाट इज अ जीनियस। ठीक है, जीनियस का मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग तो ये बोलते हैं अपने क्लासरूम में कि सर जिसके सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वही क्या है, आपका जीनियस है। जीनियस कहने का मतलब क्या, अगर कोई पढ़ाई में क्या कर रहा है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको जीनियस समझ लेते हैं, वही जीनियस का मतलब होता है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस है। तो अब ना आप जरा सोचो कि जब आप एक पर्सन के बारे में बात करो, मान लो कि आपका एक फ्रेंड है रोहन, ठीक है ना। अब बोलना नहीं सर कि नहीं ऐसा है मेरे नाम का कोई फ्रेंड, मैंने बोला बस मान लो, ठीक है, आप में से बहुतों के भी होंगे भी। तो मान लो कि आपका ना फ्रेंड है रोहन है। अब रोहन क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ला रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना कि सर ये जो रोहन है ना ये बड़ा जीनियस बच्चा है ना। रोहन कैसा है सर, तो ये ना बड़ा जीनियस है, सारे सब्जेक्ट्स में क्या करता है ना, अच्छे नंबर लेकर के आता है ना। तो आप यहाँ पे तो ये आपके अकॉर्डिंगली है। चलो आगे लोग बात करते हैं। वी शॉल रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, ठीक है, the electrodynamics of moving bodies and energy। ठीक है, मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पर बोला आपको ना ये जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो एक बहुत ही यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे बोलोगे सर ये सिविल सर्वेंट क्या होता है, जैसे अगर इंडिया की आप बात करोगे ना, तो इंडिया में आपने क्या देखा है, जैसे आप सुने भी होंगे, या आप आई थिंक नाम जानते हो, नहीं जानते इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आई होप आप जानते जरूर होंगे, अवेयरनेस आपको इसके बारे में जरूर होगी। जैसे आपने सुना है ना कि बहुत लोग क्या बोलते हैं आपको कि सर हम ना क्या कर रहे हैं, यूपीएससी का ना प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको क्या होते हैं, बच्चे मिल जाते हैं जो ना आपको ये कहते हैं कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो वही बच्चे वही लोग आगे चल के क्या करते हैं आपकी, तो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस है ना, आईएफएस, ये सारे पोस्ट उनको क्या होते हैं, मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब जो जितने उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो मिलता है। तो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट बोलते हैं, है ना। उनको हम लोग क्या कहते हैं, सो उनको हम लोग कहते हैं सर, वो क्या कहलाते हैं आपके, तो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। वैसे जर्मन में भी क्या होंगे, एक सिविल सर्वेंट होंगे जो कि यंग थे, और कितने यंग थे, तो सिर्फ और सिर्फ कितने इयर्स के थे, 26 इयर्स के ही थे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। अब देखो आगे क्या होता है, तो मतलब आज से ना करीब 100 इयर्स अगो पहले, मतलब आज से करीब 100 साल पहले क्या होता है ना कि उनकी ये क्या आती है आपकी, तो कुछ चीजें उनकी पब्लिश्ड होती हैं। ठीक है, पब्लिश्ड क्या होता है उनका, तो 20 उनका क्विक सक्सेशन उनका पब्लिश्ड होता है। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, कौन कौन किन किन चीजों पे पब्लिश होता है आपका, तो पहला देखो लाइट पे पब्लिश होता है। इसके अलावा दूसरा जो आपका होता है वो होता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स पर पब्लिश होता है आपका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज पर पब्लिश होता है, एंड लास्ट वन आपका एनर्जी के ऊपर पब्लिश्ड होता है। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये बोला जा रहा है ना कि जब हमने क्या किया, देखो इनका जो वर्क था, जो ऑफ कोर्स जो इनका सक्सेशन छपा आपका है ना, जब इनके वर्क को आपका छापा गया, तो देखो था तो नॉर्मली क्या कुछ पेजेस में ही था, लेकिन कुछ पेजेस में होने के बाद भी इनका साइंटिफिक जर्नल कुछ पेजों में छपा। उसने क्या किया, कहीं ना कहीं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उस समय से पहले, है ना, ये जर्नल छपने से पहले आपका, चाहे हमारी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग स्पेस के बारे में रही हो, या हमारी अंडरस्टैंडिंग आपके टाइम
एंड इंटायर कॉस्मोस को लेकर के रही हो, वो पूरी तरीके से क्या हो गया ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही क्या हो गई, बदल गई है। उन्होंने पूरी तरह से बदल के क्या कर दिया, रख दिया। और यहीं से एक नेम आया, ठीक है ना। और नेम का एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। नेम जो क्या होता है आपका, वो ट्रांसफॉर्म्ड करता है। ट्रांसफॉर्म्ड किसमें करता है सर, तो ट्रांसफॉर्म्ड ये करता है कि लोग ना समझ गए कि आइंस्टीन का मतलब क्या, आइंस्टीन का सिनोनिम ही क्या हो गया, जीनियस है। जीनियस का सिनोनिम क्या हो गया आपका, आइंस्टीन हो गया। मतलब जीनियस कहने का मतलब आइंस्टीन, आइंस्टीन कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जीनियस हो गया। क्लियर, तो सिनोनिम हो गया आपका। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल reigns। अब देखो ऐसा नहीं होता, नहीं है कि ना अगर आप इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया तो अगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब है नहीं कि उनका वर्क खत्म हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, है ना, आप नाम सुन के तो हालांकि डर ही जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात नाम नोट करवाता हूँ। आपने नाम सुना है सर आइजैक न्यूटन का। अब बोलोगे सर क्लास 9th में तो बहुत डर लगता है इससे, है ना, मोशन चैप्टर में आते हैं ये, इनके हमको लॉस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन भले इस दुनिया में अब तो खैर ऑफ कोर्स है ही नहीं आपके वो, लेकिन क्या इनकी जो इन्होंने थ्योरीज अपनी दी, है ना, लॉ ऑफ मोशन दिया, ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बताया, क्या हम आज इसको पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ये आने वाले समय में इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का डेथ हो जाए तो उनका काम खत्म हो जाता है, हम लोग उनको भूल जाते, नहीं, उनके वर्क के हिसाब से उन्होंने जो वर्क किया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस फील्ड के अंदर, उस चीज को लेकर के हम हमेशा उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर वही चीज बोला गया, उनके 50 इयर्स उनके डेथ के बाद भी, है ना, 50 इयर्स जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद भी आइंस्टाइन जीनियस का जो स्टिल क्या कर रहे हैं, आपके रेन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी क्या करेंगे, आपके वो रूल करते ही रहेंगे। क्लियर है, तो इन्हीं बातों को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो मेनली क्या था आपका, तो स्टोरी पढ़ने से पहले ना हम लोग जो क्विक आपका क्या करते हैं, देखते हैं कि स्टोरी किस चीज के बारे में है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो यहाँ पर मैंने आपको वो चीजें क्या की है, समझा दी है। अब आगे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, अपनी स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से आराम से क्या करोगे, ये पढ़ोगे। और ये चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले बोला गया आपका, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या बोलता है, पहले तो आपको डेट याद, पॉइंट याद रखना है, इनका बोर्न डेट, कब इनका बोर्न हुआ आपका, तो 14 मार्च 1879 को आपका, ठीक है। कहां पर, तो जर्मन सिटी उल्म में आपका, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज destined for greatness, on the contrary his mother thought Albert was a freak। देखो अभी इनकी ना मदर को लगता था, नॉर्मली हर किसी की ना मम्मी को यही लगता है आपका, तो इनकी मदर को लगता था ना कि ये फ्रिक है। मतलब डेस्टिन्ड का मतलब देखो क्या होता है, एक तरह से ना कह लो फेट होता है आपका, डिस्टेंट कहने का मतलब, या फिर एक फ्यूचर प्रेडिक्शन आप कह लो कि ना, हाँ मतलब किसी को देख के ना पता चल जाता है कि आदमी क्या करेगा, ये जो बच्चा है ये फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा क्या करेगा, अचीव करेगा, बहुत ही बड़ा क्या बनेगा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ये सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर डिस्टाइन कहने का मतलब क्या कहा गया आपका, उसी चीज से आपका रेफर किया गया है। क्लियर यहाँ पर है, तो एक बार ना यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, एक बार हम क्या करते हैं, इसके मीनिंग को पहले समझ लेते हैं। देखो मीनिंग इसका लिख लेंगे आपका, अब प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, मतलब जो फ्यूचर में चीजें होंगी, बस इतना समझ लो आपका। एंड फ्रीक यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका, अ वर्ड यूज्ड फॉर डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट व्हिच इज अनयूजुअल एंड डोंट इवन लुक, मतलब एक सिंपल मतलब एब्नॉर्मल टाइप उनको ऐसा लग रहा था आपका, इसी से समझ सकते हो, मतलब ठीक से बिहेव वगैरह नहीं हो रहा था। टू हर his head seemed much too large, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि उनकी मदर को फ्रिक क्यों लग रहा था, इसे यहाँ पर देखो लिखा भी है, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or
थिंक लाइक अदर्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों की तरह सोचता नहीं है, दूसरों की तरह दिखता नहीं है, उस चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। किनके बारे में चीजें फ्री कहा गया, वर्ड यूज किया गया आपका, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनकी मदर ने समझो ऐसा यूज किया है आपका। क्यों? देखो इसीलिए क्योंकि देखो उनका जो सिर था, उनका जो हेड था, उनकी मदर को ऐसा लगता था कि उनका सिर काफी ज्यादा क्या है आपका ना बड़ा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग। आगे देखो नेक्स्ट कहा गया आपका एट दी, ठीक है ना, आगे देखो बोला है एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। अब देखो मतलब ना 2.5 साल के हो गए, 2 years 6 months के हो गए आपके, है ना, इसके बाद भी ये क्या करते थे, बातचीत नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। अब नॉर्मली क्या होता है ना, 2.5 साल का बच्चा तो ना बहुत कुछ बोलने लगता है अभी के समय में, तो लेकिन ये कुछ नहीं बोलते थे आपके। आइंस्टाइन स्टिल डज नॉट टॉक, व्हेन ही फाइनली डिड ही लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अब देखो फिर होता क्या था कि जब इन्होंने बोलना जब शुरू किया तो ये ना अटकते थे बोलने में, या हर एक चीज को ना 2 बार बोलते थे। जैसे अगर इनसे कुछ पूछा गया आपने खाना खा लिया, तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन 2 बार बोलते हैं, हाँ मैंने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया। तो इस तरह से क्या करते थे, ये बचपन में बोला करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोर्डिंग। जैसे नॉर्मली होता है, बहुत सारे है ना आपके क्लासमेट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी जिनका आपको कहते हैं ना बहुत ही बोर्ड कर देता है, इसके साथ बैठो इससे बातें करो ना तब एकदम बोर्ड कर देता है, मतलब इसके साथ रहना मतलब बोर्ड होना। तो अब यहाँ पर क्या था ना कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता ही नहीं होता था भाई मैं दूसरों बच्चों से क्या करूं, उनसे बात करूं, खेलूं, बोलूं, क्या करूं, इनको कुछ पता नहीं होता था। इसीलिए जो बच्चे इनके साथ में होते थे, जो बच्चे इनके साथ में खेलने आने वाले होते थे, इनको क्या पुकारा करते थे, क्या बोलते थे, तो इनको ब्रदर बोर्डिंग कहते थे। क्या कहते थे? तो इनको ब्रदर बोर्डिंग कहते थे, मतलब भाई तुम ना क्या कर देते हो, बोर्ड कर देते हो मुझे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, जो अब इसी कारण से क्योंकि सबको देखो बोर्ड कर रहे हैं, तो जो यंगस्टर होते थे और भाई आपस में ही खेल लिया करते थे, अपने ज्यादा समय अपने साथ ही बिता लिया करते थे। चलिए आगे आते हैं लोग। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया गया है ना, एक थोड़ा सा ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है कि हालांकि इसको हम लोग क्या करेंगे ना चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। काफी अच्छी चीजें हैं ये आपका। चलिए आगे आते हैं। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मतलब सोचो ना तो आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगी ना, हंसी आ जाएगी। अब देखो होता है क्या ना कि आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है कि मतलब इनको देखो मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद था। अब मैकेनिकल टॉयज कहने का मतलब यहाँ पर यही आपका है कि जो ना खिलौने होते हैं आपके, जिन मतलब जो मशीन वाला टाइप के जो खिलौने होते हैं, तो उस तरह का खिलौने इनको क्या था, बहुत ही ज्यादा इनको पसंद होता था। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ ना कि इनकी एक सिस्टर का बॉर्न हुआ, तो न्यू बॉर्न इनकी जो सिस्टर थी जिसका नाम यहाँ पर रखा गया, मतलब जिसका नेम रखा तो ऑफ कोर्स नहीं गया, इसका नेम ही था उनका माजा, उनका नेम था। अब उनको जब वो देखते हैं ना अपनी बहन को, माजा को, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो कहते हैं ठीक है अच्छी है, लेकिन इसके ना व्हील्स कहाँ हैं, इसके ना चक्के कहाँ हैं, मूव कैसे करेगी। चलिए आगे आते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. हालांकि देखो ऐसा होता है ना कि टीचर्स को ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, भले बच्चा पढ़ने में कैसा भी हो, उसका इंटरेस्ट किसी चीज में हो नहीं हो, वो डजंट मैटर, वो मैटर बहुत ज्यादा आपका नहीं करता है। लेकिन एज अ टीचर जितना हो सके ना बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ इनके साथ में। एक बार ना इनके क्लास में क्या थे, एक हेडमास्टर थे। हेडमास्टर क्या करते थे, एक बार इनके अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बोला गया व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। मतलब इनके टीचर यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो आइंस्टाइन क्या चूज करेगा ना सर, ये मैटर ही नहीं करता है। क्यों नहीं मैटर करता है भाई, ऐसा क्या है कि मैटर नहीं करता, कुछ भी प्रोफेशन ये चूज करे। तो बोलती है बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। मतलब उनकी सिंपल हेडमास्टर का कहना था उनके
केयर कोई भी स्ट्रीम चुन ले, कुछ भी प्रोफेशन को चुन ले, इसका कुछ नहीं होने वाला है, बस इतना सिंपल है। कुछ भी कर लेगा लाइफ में, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा इनके हेड मास्टर का कहना था। अब बताओ, अगर वो जब ये सक्सेसफुल हुए होंगे, अपने हेड मास्टर से मिले होंगे, तो क्या सीन रहा होगा, आप जरा सोच के देखो। चलो आगे आते हैं। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6। देखो वायलिन एक ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वायलिन जो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको बजाना सीखना स्टार्ट किया तो जब वो सिर्फ कितने आपके 6 इयर्स के थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। अब जैसा नॉर्मली होता भी है ना, हमारी मम्मी क्या करती है, स्टडी हो रहा होता है, ट्यूशन भी लगवा दो, डांस क्लास भी सीखना है, स्केटिंग भी सिखवाना है, बस सब कुछ करवा लेना है बच्चे से। तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स इनकी मम्मी यही चाहती थी कि चलो कम से कम मेरा बच्चा म्यूजिक सीखे, मेरा बच्चा म्यूजिक इसको तो आना चाहिए। तो अपनी मदर के कारण इन्होंने क्या किया, तो एट द एज ऑफ 6 इन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। He later became a gifted amateur violinist। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन बाद में क्या बनते हैं। देखो amateur कहने का मतलब होता है doing something for personal enjoyment rather than a profession। अब देखो बहुत सारा इनका, देखो अब ये जो वायलिन वगैरह ये बजाते थे ना, तो वायलिन बजाना इनका ऐसा देखो प्रोफेशन नहीं था, ये अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे, वायलिन वगैरह बजाना इन्होंने क्या किया था आपका ना, शुरू किया था। तो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ना मुझे खुशी मिल रही है। जैसे सपोज दैट मुझे ना ड्राइंग करना पसंद है, हालांकि देखो मुझे ड्राइंग का डी भी नहीं आता है भाई, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज दैट मुझे क्या है, ड्राइंग पसंद है, क्या है ना, मुझे ड्राइंग आपकी पसंद है, ठीक है। एक मैं पहले लिख तो लूं, हाँ देखो मुझे क्या है, ड्राइंग पसंद है। अब इसको बात को सीरियसली मत ले देना आप लोग, ठीक है। अब ना मैं फ्री टाइम में क्या किया, मैंने ड्राइंग सीखना शुरू किया, मैं ड्राइंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसको एज प्रोफेशन नहीं चुना है, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे वो करने में क्या आता है, मजा आता है, मुझे करना वो काफी ज्यादा क्या होता है, पसंद होता है। तो इन्होंने भी क्या किया, ऐसे ही इन्होंने वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट किया अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए। मेंटेनिंग दैट स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये जो वायलिन बजाने की बात है ना, इस स्किल को इन्होंने ऐसा नहीं कि सब बचपन में सीखे तो छोड़ दिए, लाइफ लॉन्ग इन्होंने क्या किया, इस प्रैक्टिस को अपने करते रहे, स्किल्स को अपने वो डेवलप करते रहे। क्योंकि मैंने बताया कि आपको ना, क्योंकि ये क्या है, इनका पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे, अपने वायलिन को बजाया करते थे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पुपिल। देखो पुपिल यहाँ पर कहने का मतलब होता है शिष्य होता है। अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी के बारे में बात करूं तो शिष्य होता है आपका पुपिल, कहने का मतलब जो सीखते हैं दूसरों से, ठीक है। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। अब देखो यहाँ से थोड़ी हम लोग इनके बारे में जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो मतलब ठीक है इतना कुछ अलग चल रहा होगा, मतलब जो अब तक हमने देखा है वो चीजें वहां तक देखो सही है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, आपके इतने बूढ़े स्टूडेंट नहीं थे, इतने बूढ़े आपके बच्चे नहीं थे, शिष्य नहीं थे, आपके अच्छे स्टूडेंट थे आपके पढ़ाई लिखाई में भी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया आपका he went to high school in Munich। म्यूनिक आपके जर्मनी में ही पड़ती है, तो म्यूनिक में कहाँ पर गए थे आपके ये, तो हाई स्कूल उनकी वहीं से म्यूनिक से होती है। क्यों, देखो क्योंकि जब ये क्या करते थे ना 15 महीने के थे आपके, तब इनके फैमिली क्या कर गए थे, म्यूनिक में शिफ्ट कर गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, यानी कि इनके क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे हर एक सब्जेक्ट में इनको क्या मिलते थे, तो सर अच्छे मार्क्स इनको मिला करते थे, ठीक है। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंट एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब ये देखो सबका फेवरेट पार्ट है भाई, है ना, जितने भी आप बच्चे स्माइल भी बहुत लोग कर रहे होंगे यहाँ पर ये बातें सुन के। देखो रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एक्सट्रीम। मतलब एक डिसिप्लिन, देखो नॉर्मली मैं भी मानता हूँ डिसिप्लिन देखो होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन सर होना नहीं चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ कोर्स होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को सही करने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छा पर्सन बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मैं इसके खिलाफ देखो नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि स्कूल वाले ना उसको इतना एक्सट्रीम कर देते हैं कि वो होता देखो तो सही है, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है ना, वो इतना हाईली एक्सट्रीम हो जाता है कि हमें क्या लगता है, वो बुरा लगने लगता है। ठीक है, तो वहां पर उनको भी थोड़ा इस बात का ध्यान देना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर आप देखो तो क्या होता है अभी के टाइम पर, जैसा देखो आपको फील होता ही होगा, क्योंकि भाई मेरे को तो देखो पर्सनली ये चीजें काफी फील हुई थी मेरे स्कूल के टाइम पर। देखो नॉर्मली होता क्या है कि जब स्कूल में आप जाते हो तो नॉर्मली स्कूल के अंदर में क्या होता है ना, 5 से 6 घंटा आप अपने स्कूल में क्या करते हो, बिताते हो, बोलो बिताते हो नहीं बिताते हो। आपको कभी अच्छा फील जल्दी नहीं आता है स्कूल के अंदर में, आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो आपको फील आता है पता नहीं बोले कि जेल यहाँ पर आ गया मैं 6 घंटे के लिए तो मुझे सजा यहाँ पर मिल गई, वैसा हमें क्या होता है फील होता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है ना, ताकि बच्चे वहां पर ऐसा प्रेशराइज फील नहीं करे। नॉर्मली देखने को यही मिलता है ना कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के साथ ही उनके मन में बातें चली आती हैं कि क्या होगा भाई, छुट्टी कब होगी, कब स्कूल खत्म होगा। हालांकि बच्चे के माइंड में ये होना चाहिए कि जब बच्चा घर अपने पहुंचे तो बच्चे के माइंड में बात ये चलनी चाहिए कि ना स्कूल कल, कब मैं स्कूल जाऊंगा कल, है ना, बच्चे के मन में ये बातें होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल एनवायरनमेंट उतने बेहतर नहीं है बच्चों के लिए जितना बेहतर उनके लिए होना चाहिए था। तो हमें कहीं ना कहीं इनको सही करने की ऑफ कोर्स क्या है, नीड है। तो यहाँ पर देखो जब बात डिसिप्लिन की हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो एक्सट्रीम हो जाए तो कई बार वो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी हुआ है। और इसी बात को लेकर के कई बार उनका टीचर्स के साथ इवन क्या हो चुका है, क्लास वो कर चुके थे, टीचर के साथ तो भिड़ गए थे आपके कि ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीजें है ना, कुछ इस तरीके से आपके। क्लियर यहाँ तक में? चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रखा गया आपका, चलिए यहाँ तो हमने देख लिया है, आगे आते हैं। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अब देखो stifled यहाँ पर कहने का मतलब, देखो मैंने बताया ना कि मतलब unable to suffocate, मतलब 15 साल के जब वो आइंस्टाइन हुए तो उनको ना स्कूल में घुटन टाइप की होने लगी, है ना, उनको मतलब ऐसा फील आने लगा भाई मैं यहाँ पर आता मेरे को ना घुटन, अजीब सी चीजें होती है, घुटन सी चीजें होती हैं, ऐसा आइंस्टाइन को लगने लगा। एंड इसी कारण से वो क्या करते हैं, 15 साल की एज में वो क्या कर देते हैं, अपने आइंस्टाइन इतने मतलब स्टिफल्ड हो गए थे कि उन्होंने स्कूल को क्या किया, छोड़ दिया, बोला नहीं पढ़ना भाई मेरे को स्कूल में, मेरा यहाँ पर क्या होता है, दम घुटता है। चलिए आगे आते हैं लोग। आगे देखो बोला गया आपका, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स parent has moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब यहाँ पर देखो भारी डिस्कशन चला, स्कूल छोड़ दिए। तो हुआ क्या था ना कि इससे 1 साल पहले, है ना, 1 ईयर प्रीवियस ईयर, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पर जो भी हमने चीजें देखी है उससे 1 साल जब पहले की ना हम लोग बात करते हैं तो उससे 1 साल, ठीक है ना, उससे 1 साल पहले में हमने यहाँ पर देखा कि क्या होता है ना कि अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ पर मूव कर गए थे आपके, तो मिलान में मूव कर गए थे। और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को कहाँ पर छोड़ दिया, तो वहीं पर छोड़ दिया आपके रिलेटिव्स के साथ में ही, ठीक है, म्यूनिख में ही। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब बहुत लंबे डिस्कशन हुआ वहां पर, तो बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद नतीजा ये निकला, आइंस्टाइन इस बात पर तैयार हुए, इस बात पर वो एग्री के अपने विश जताई कि मैं देखो ठीक है मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, स्विट्जरलैंड के अंदर में, जहां पर लोग क्या करते हैं ना, जर्मन लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, जर्मन लैंग्वेज लोग बोलते हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई ना वहां पर करूंगा भाई, वो मेरे लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर क्या होता है भाई, दम घुटता है, मैं वहीं पर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सिटी लिबरल है, म्यूनिख से ज्यादा वो सिटी क्या है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर में लिबरल है। लिबरल यहाँ पर कहने का मतलब होता है
willing to understand and respect other opinions। मतलब इनका कहना था कि वहां पर ना दूसरों के जो ओपिनियंस होते हैं वो मैटर करते हैं, दूसरे के जो ओपिनियंस होते हैं, दूसरे के जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सोच होती है, समझ होती है, लोग उसकी वहां पर क्या करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी कारण से मैं उस जगह पे जाऊंगा, मैं म्यूनिख में क्या रहने वाला हूँ, नहीं रहने वाला। तो और वो फिर एट द एंड फाइनली वहां पर क्या करेंगे, चले जाएंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he decided to study at a university in Zurich। अब देखना ये दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। देखो एक होता है कि ना चीजें आप खुद से सीखते हो, स्किल्स अपनी आप क्या करते हो, डेवलप करते हो, लेकिन कुछ चीजें ना कुछ लोगों में क्या होती है, गिफ्टेड होती है, ठीक है। अब नॉर्मली ये बोलना पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखो वर्ड यूज किया गया है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखो आइंस्टाइन क्या थे, आपके हाईली क्या थे, गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स के अंदर में। मतलब मैथमेटिक्स में उनकी मतलब बाय नेचर उनमें गिफ्ट था, उनमें टैलेंट था, मैथमेटिक्स को लेकर के उनकी समझ उसके अंदर बहुत ही अच्छी थी, बहुत जल्दी वो सीख जाते थे और उनको चीजें हमेशा समझ में आती थी, याद भी रहती थी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये हाईली गिफ्टेड थे आपके। एंड फिजिक्स के अंदर में इनका क्या था, इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा था। अब देखो फिजिक्स सुन के ही डर लगने लगता है, ठीक है। आगे आते हैं। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और क्योंकि जब इनका देखो स्कूल खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि स्टडी करेंगे कहां पर, यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, कहां पर, जो कि ज्यूरिख में है। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यंग मैन के बारे में। अब ये नॉर्मली देखो फोटो तो सबने देख रखी है ना, ये फोटो नॉर्मली सबने देख रखी है। सब क्या बोलेंगे, सर ये तो मतलब ये फेमस पिक्चर है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो ये तो सबको पता है। लेकिन ये पिक्चर के बारे में बात करेंगे, ये किनको पता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इन पिक्चर में क्या करेंगे ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचान भी पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत कम क्या होंगे आपके लोग, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस पिक्चर को क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो यहाँ पर सिंपली बोला गया, लेकिन साइंस उनका ऐसा एक्चुअली जिनको अपील करता था उस डैशिंग यंग मैन को मॉस्ट्रेच से। देखो वॉलरस मॉस्ट्रेच, यहाँ पर देखो वॉलरस कहने का मतलब है उनके जो मॉस्ट्रेच का जो शेप है ना, उसके बारे में यहाँ पर देखो कहा गया है। दो पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अब ये दोनों पिक्चर के बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, ये जो आप यंग वाली पिक्चर देख रहे हो अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये कब की है, तो 1900 की है, जब इनकी एज कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 21 इयर्स के थे जब ये। और ये जो वर्ल्ड फेमस पिक्चर आइंस्टाइन की आपकी है, ये 1955 की पिक्चर है, जिनको हम आज भी इसी चीज से याद करते हैं। आप सोच लो पहले कितने डैशिंग दिखते थे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलो आगे देखो बोला है, he also felt a special interest in a fellow student Mileva Mary whom he found to be a clever creature। अब देखना यहाँ पर एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, he also felt a special interest in a fellow student, मतलब इनके साथ ही एक फेलो स्टूडेंट था, है ना, मतलब थे, कोई भी हो सकते हैं, वो आगे लोग डिसाइड कर लेंगे उन चीजों को। तो उनमें उनका इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट था उनमें उनका। उसका नाम क्या था आपका, तो मिलेवा मैरी, जो कि उनको क्लेवर लगते थे। दिस यंग सब एंड had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। देखो वुमेन है यहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ जाओ इनका इंटरेस्ट क्या था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का वुमेन भी काफी अच्छा ये इंटरेस्ट अपने रखते थे ये। अब देखो जो यंग वुमेन आई थी, क्यों यहाँ पर आई थी, क्योंकि यंग जो सब यहाँ पर वुमेन आई थी स्विट्जरलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में वो यूरोप के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक था जहां पर वुमेन को डिग्री मिल पाती थी, इसी कारण से यहाँ पर वो आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द, देखो एली क्या होता है, अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, मतलब सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब सिंपली वर्ड होता है आपका, मतलब अभी तो काफी नाम वगैरह सुनने को मिल रहा है आपको फिलिस्तीन वगैरह का, ठीक है। तो एक वर्ड होता है जिसमें द डिसअप्रूविंगली टॉक करते हैं
दूसरों के बारे में जिनको हम लोग नहीं, उनके आर्ट को नहीं पसंद करते, उनके लिटरेचर, उनके म्यूजिक को हम लोग नहीं पसंद करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं चीजें those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. लेकिन बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब सारे odds को छोड़ो भाई, अपने को क्या करना है ना, इन बातों को परवाह किए बिना ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों लव में फेल हो जाते हैं आपके। लेटर्स सर्वाइव in which they put their affection into words, मतलब लेटर वगैरह का देखो, ऑफ कोर्स अब तो सोशल मीडिया की तरह था नहीं आपका, क्या वीडियो कॉल कर लिए, हैंग आउट कर लिए, इंस्टा वगैरह पे चलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था आपका, पहले से लेटर्स लिखे जाते थे, तो ये लोग एक दूसरे को लेटर सर्वाइव करते थे, लेटर्स वगैरह लिखा करते थे एक दूसरे को, है ना, अपने अफेक्शन को, इनका जो लगाव था इन दोनों का एक दूसरे के प्रति, उनको वर्ड्स में क्या करते थे, लेटर्स के जरिए एक दूसरे को बताया करते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, अच्छा साइंस में यूज करते थे अपने लव के अंदर में ये। रोट आइंस्टाइन, देखो आइंस्टाइन क्या रोट करते थे, मतलब कुछ एक दो पॉइंट इसमें है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। देखो मतलब लव की बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपना फील्ड नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब साइंटिस्ट ऑफ कोर्स है, तो अपने फिजिक्स साइंस को लेकर के बीच में आ रहे हैं, क्या देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल, मतलब मैं कितना खुश और प्राउड फील करूंगा जब मैं क्या होऊंगा, जब हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ में ब्राउड करेंगे अपने वर्क को, किसके ऊपर, रिलेटिविटी के ऊपर में, और हम लोग क्या निकालेंगे, एक विक्टोरियस कंक्लूजन निकालेंगे। चलिए आगे आते हैं पैरा नंबर 8 के अंदर में। देखो पैरा नंबर 8 के अंदर में क्या बोला है समझते हैं। देखो कहा गया आपका इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जो हमने जस्ट हमने क्या देखा है, पीछे पिक्चर भी देखा है ना, 1900 में जब वो कितने इयर्स के हो गए थे सर, 21 इयर्स के हो गए थे, जो कि काफी यंग थे उस समय। एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना हमारे देश में सर आज देखो नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, हमारे देश के अंदर नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में पहले भी थी, अभी भी है। तो वो 21 इयर्स के एज में जा चुके थे आपके, ग्रेजुएट ये हो चुके थे यूनिवर्सिटी से, लेकिन फायदा क्या सर, ये बेचारे अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब देखो बर्न क्या है, तो मैं एक दो चीजें आपको बताते ही चलूंगा ताकि चीजें आपको कुछ अलग से भी समझ में आती चले। देखो स्विट्जरलैंड, मैंने स्पेलिंग देखो गलत लिख दिया स्विट्जरलैंड की, थोड़ा पहले सही कर देते हैं। देखो स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या ही बात करेंगे। देखो स्विट्जरलैंड क्या है ना, मतलब इसको हेवन ऑन द अर्थ कहा जाता है ना, और इसी का कैपिटल आपको क्या देखने को मिलता है। जब तो हमने बात की गई बर्न के बारे में, तो स्विट्जरलैंड की क्या है आपकी कैपिटल है, कौन सी, तो बर्न। तो देखो अब ये 21 साल में सर इनके ग्रेजुएशन हो गई, बेचारे अनएम्प्लॉयड थे, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, घर बैठे तो रह नहीं सकते हो आप, अनएम्प्लॉयड तो बिल्कुल नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, काम धाम ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या करते थे, तो इन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, ठीक है, कुछ प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, लेकिन फाइनली 1900 यानी कि अपने ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद इनको क्या मिल गया, एक वर्क मिल गया किस चीज का, तो टेक्निकल एक्सपर्ट का, कहां पर, एक पेटेंट ऑफिस में, कहां पर, बर्न। अब यहां पर एक पॉइंट आएगा सर, एक पेटेंट का मतलब क्या होता है। देखो पेटेंट कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, एक डॉक्यूमेंट होता है which gives the rights of an invention to an inventor। जैसे अभी के टाइम पर आप देखोगे ना क्या होता है, जैसे अभी के टाइम पर जैसे बहुत सारे डोमेन्स आप देखते होंगे ऑनलाइन में, जैसे मैंने एक डोमेन खरीदा, सपोज दैट मैं एग्जांपल देने के लिए चल रहा हूं, जैसे हमारा एक डोमेन आया www.itgyan.com, ठीक है ना, सपोज दैट
हमने डोमेन ले लिया। अब it.com का जो डोमेन है ना, ये हमारा नाम पे हो गया। अगर हम इसको क्या करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं, तो itGyan.com अब क्या होगा सर, कोई और नहीं यूज कर सकता हमारे अलावा। यही होता है पेटेंट होता है। जैसे आपने ना कई बार सुना होगा, नॉर्मली आपको सुनने को मिलता है कि सर उसने क्या कर दिया, मतलब नॉर्मली आप यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर सुनते होंगे या कोई म्यूजिक की कंपनी में ज्यादातर ये चीज एक आपको चलने को देखने को मिलती रहती है। बोलते हैं ना कि सर उसने क्या कर दिया, ये बोलते हैं ना हम लोग कि सर इसकी मेरा कॉपीराइट, इस चीज पे मेरा क्या है, कॉपीराइट है। बोलते नहीं बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो जब www.itgan.com है, इस पर क्या है, हमारा कॉपीराइट है ना, हमने इसको पेटेंट करवा के क्या किया है, रखा हुआ है। अगर इस डोमेन को कोई और यूज करेगा, हम लोग अपने कॉपीराइट का यूज कर देंगे और उससे हम लोग पैसा क्या करेंगे, वसूल लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे राइट क्या है, हमारा है, किसी और का नहीं है। अगर किसी और को यूज करना है तो उसे हमसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे परमिशन के बिना वो यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा क्या है, कॉपीराइट है, क्योंकि हमने इसको पेटेंट करवा के रखा हुआ है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान से समझना है। तो ऐसे ऑफिस में काम किया करते थे कि एक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब पेटेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी इन्वेंशन को, मतलब जिसमें जो इन्वेंटर है, जिन्होंने किसी चीज को इन्वेंट किया, उस पे उनका राइट होता है। ठीक है, उस चीज का पे राइट किसका है। सपोज दैट मैंने पेन का इन्वेंशन किया, मैंने इसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम से। अब कोई और आके नहीं बोल सकता कि ये उसने बनाया, उसने यूज किया। बोलोगे सर ऐसा, देखो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, इसीलिए लोगों को पेटेंट क्या करना पड़ता है, करवा लेना पड़ता है। तो ऐसी ऑफिस में एज टेक्निकल एक्सपर्ट क्या करते थे, काम इनको मिला 1902 के अंदर में। आते हैं आगे हम लोग। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। और देखो होता क्या था ना कि आइंस्टाइन वैसे तो क्या कर रहे थे, मतलब सपोज है कि क्या करेंगे, असेसिंग करेंगे दूसरे के, मतलब दूसरे का जो इन्वेंशन होगा उसमें कहीं ना कहीं क्या करेंगे आपके, तो उनकी क्या करेंगे ना, हेल्प करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, तो अपने भी स्किल्स को क्या कर रहे थे, अपनी भी आइडियाज को सीक्रेट तरीके से, मतलब सीक्रेटली किसी को बिना बताए भी डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work bureau of the theoretical physics। और इसी कारण से क्या करते थे आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक टर्म यूज किया गया आपका, तो मतलब सिंपली क्या कर रहे थे, तो ये ना कहा करते थे जोकिंगली अपने डेस्क को, क्या डेस्क ड्रॉवर एट जो वर्क पे कहा क्या करते थे, तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। आगे आते हैं लोग नेक्स्ट आपके, देखो आगे क्या है आपका, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देखो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मतलब देखो एक मतलब अलग चीज है आपका, कब 1905 के अंदर में। 1905 में देखो ऐसा क्या होता है, देखो फेमस पेपर आया आपका 1905 में, किसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसमें उन्होंने बताया आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, और इसके अकॉर्डिंगली क्या उन्होंने बताया कि देखो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा आपका कि टाइम एंड डिस्टेंस ये क्या होते हैं आपके, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी किसके अंदर में, तो आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अब पॉइंट आएगा सर ये एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, ये चीज है। इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to other, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, जो कि बड़े ही सिंपल फॉर्म में आपने कई बार सुना होगा आपका E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या सुना है हमने, E इक्वल टू सर mc स्क्वायर हमने सुना है। ठीक है, अब ये क्या होता है अपना साइंस तो देखेंगे नहीं, हाँ लेकिन हम लोग कुछ चीजों के ऊपर बात यहाँ पर जरूर करेंगे। जैसे देखिए
अगर हम ना बात कर रहे हैं सर यहाँ पर E इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में, है ना, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग जब बात कर रहे हैं आपकी E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो दो तीन चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि देखो फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट भी आपने क्या किया है, पढ़ा हुआ है ना, और आप पढ़ भी रहे हो फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। देखो E यहाँ पर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर E से हम लोग समझते हैं आपके एनर्जी के बारे में। E का मतलब क्या है सर? एनर्जी है। M का मतलब हमारा क्या होता है, तो M का मतलब होता है हमारा मास होता है। एंड ऑफ कोर्स C कहने का मतलब क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या है? तो C कहने का मतलब आपका यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट है। कहां पर? तो स्पीड ऑफ लाइट इन आपका वैक्यूम के अंदर में, और जो कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है आपका, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज बताई हमें, क्या बताएंगे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इन्होंने कहा when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, when you sit on a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours, that's relativity। देखो इन्होंने रिलेटिविटी को मतलब बड़ा सिंपल समझाया। इन्होंने एक फन में क्या बताया हमें, मतलब देखो जैसा आप लोग समझदार हो, है ना, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो, है ना, अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, सुंदर कन्या है, तो अगर आप उसके साथ बैठे 2 घंटे बैठे हो, तो आपको क्या लगता है, अरे 2 मिनट पर कितना जल्दी समय मेरा खत्म हो गया, समय तो बड़ा जल्दी निकल जाता है, ऐसा फील होता है। आप में से बहुतों को हुआ होगा ये चीज, ठीक है। लेकिन मैथ का पीरियड हो, मैं तो गरम तवे पे बैठाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैथ का पीरियड होता है, अब आपको हमेशा लगता है, क्या लगता है सर? देखो नॉर्मली पीरियड सारे इक्वल टाइम पे ही होते हैं, लेकिन मैथ वाला पीरियड क्या लगता है, अरे सर कितना लंबा ये चलता है ना। तो उन्होंने यही बताया कि जब आप किसी सुंदर लड़के के साथ में बैठते हो 2 घंटे भी, आपको लगता है कि 2 मिनट हुआ, लेकिन अगर आपको ना गर्म तवे बैठा दिया जाए 2 मिनट के लिए, आपको लगेगा भैया 2 घंटा हो गया ये तो। उन्होंने बताया कि यही क्या है, रिलेटिविटी है। अकॉर्डिंग टू, मतलब ये एग्जैक्टली वो चीज नहीं है, मैं इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाने की कहीं ना कहीं का इसके थ्रू कोशिश की है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपका कहा गया है when Einstein was solving the most difficult problems in physics his private life was unrevealing। unrevealing कहने का मतलब देखो बहुत बार आपने ऐसा सुना है या बहुत बार ऐसा होता भी है कि जब देखो 2 चीजें होती हैं आपसे, मैं थोड़ा आपको इसको इलैबोरेट करके बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसको समझ भी पाओ। देखो एक पर्सन होता है हमारा, पर्सन 2 लाइफ जीता है ना, एक जो भी देखो कोई भी एक पर्सन होते हैं आपके, तो कोई भी पर्सन के ना सिर्फ 2 लाइफ होते हैं। एक होता है उनका सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, है ना, बड़े ध्यान से पूछना, आगे आपके लाइफ में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एक होता है आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड एक होता है आपका पर्सनल लाइफ, ठीक है। एक होते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ एंड एक होता है आपका पर्सनल लाइफ। आप कभी भी जब क्या करते हो, किसी एक में बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हो, अगला गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने क्या किया है, नो डाउट हमें अपना करियर पे फोकस करना है, करियर बनाना है सर, बिल्कुल भाई बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पर्सनल लाइफ को भाई भूल जाएं, या पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गए कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमेशा क्या करना है, दोनों को एक बैलेंस बना करके रखना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी एंड अपने पर्सनल लाइफ को भी। लेकिन यहाँ पर देखो हुआ क्या ना कि जब आइंस्टाइन क्या करते थे, तो फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे, तो इस प्राइवेट लाइफ, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो कैसे जाती थी, तो अनरिवीलिंग हो जाती थी, मतलब उनकी प्राइवेट लाइफ स्टार्टिंग टू फेल, मतलब वो उनमें फेल होने लगते थे। आपने फेल कहने का मतलब वो अपने आप को, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते थे। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अब देखो क्योंकि फिलिस्तीन वगैरह का चीज चल गया,
जैसे नॉर्मली होता है ना, हर लव स्टोरी में क्या होता है, एक विलन रहता है। यहाँ पर विलन कौन बनी, इनकी मम्मी बनी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की। देखो होता है क्या कि अल्बर्ट जब इनकी स्टडी खत्म हुई तो चाहते थे कि मेरी जब पढ़ाई खत्म हो, मेरी जब स्टडी खत्म हो जाए, मैं तुरंत ही क्या कर लूंगा, अपनी लवर मिलेवा से मैं क्या कर लूंगा, शादी कर लूंगा। और लेकिन ऑफ कोर्स उनकी मदर क्या थी, इस शादी के अगेंस्ट में थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 इयर्स ओल्डर देन हरसेल्फ, मतलब उनकी मम्मी को लगा कि मिलेवा अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल क्या थी, बड़ी थी। वाज टू ओल्ड, ये बहुत ज्यादा एज है इनकी, है ना। मतलब मेरा बेटा इतना छोटा, मतलब मेरा बेटा 21 साल का और मिलेवा 24 साल की, मेरा बेटा छोटा कैसे हो सकता है। इसी कारण से इसी से उनकी मम्मी ने मना कर दिया। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और इवन उनकी मदर, क्योंकि मिलेवा भी काफी इंटेलिजेंट थी, तो उनकी मदर को मिलेवा का इंटेलिजेंस भी उतना पसंद नहीं था। शी इज अ बुक लाइक यू, मतलब तुम्हारी तो बिल्कुल किताब की तरह है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने बोला कि भैया नहीं करेंगे शादी, क्लियर है, मतलब करना ही नहीं है शादी, भाई जाओ यहाँ से, नहीं करेंगे। वेडिंग ऑफ हो गई आपकी। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब देखो भाई, हर किसी की प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अपनी अपनी होती है, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे बच्चे उल्टा पुल्टा भी सोचना शुरू कर दोगे, वो चीज नहीं सोचनी है। उनकी पर्सनल लाइफ में चीजें क्या थी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस जान लेना है। हम उनको जज नहीं करेंगे। क्यों नहीं जज करेंगे, बहुत ही सिंपल बात है। उनके पर्सनल लाइफ में क्या चीजें हुई नहीं हुई, ये ना हमें पता है, ये ना आपको पता है, तो कोई हमें हक नहीं बनता, कोई मतलब भी नहीं बनता कि हम उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जज करें, क्योंकि हम लोगों को जानते नहीं क्या सिचुएशन रहा, क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं पता। जैसे नॉर्मली आपने ना सुनते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, जैसे न्यूज वगैरह में आते रहते हैं ना इवेंट, तो अब तो क्योंकि सोशल मीडिया है तो काफी सुनने को मिलते रहता है, सलमान खान का इससे झगड़ा हो गया, उससे उसको मार दिया, ये कर दिया, बहुत सारे हम लोग सुनते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूज के बेस पर हम उनको, उस पर्सन को क्या करते हैं, जज करना स्टार्ट करते, जो कि करना बिल्कुल भी उसका मतलब इलॉजिकल चीज है। क्यों? क्योंकि सर ठीक है, हम सलमान खान को, देखो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हो, सर कैसे जानते हो? पर्सनली पर्सन के पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानते हो, या आप उनको एज अ प्रोफेशनल जानते हो? आप उनको एज अ प्रोफेशन जानते हो, प्रोफेशनल एक्टर है, उन बेसिस पर जानते हो, तो आप उनको उस बेस पर जज करो, ना कि उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के आप जज करो। और नॉर्मली किसी को भी पर्सनल लाइफ पर जज करने का मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। देखो होता क्या है, अब ठीक है मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन भैया शादी करेंगे तो अपनी लवर से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली क्या होता है, इन दोनों ने ही क्या किया, अपनी शादी कर ली। कब? जनवरी 1903 के अंदर में। एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे भी हुए आपके, जो कि काफी अच्छी बात है। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फेल्टेड, लेकिन कुछ सालों के बाद ही कहीं ना कहीं क्या होने लगा, इनकी जो शादी थी, इनका जो मैरिज था, वो फेल्टेड हो गया। अब यहाँ पर देखो, फेल्टेड कहने का मतलब क्या है? फेल्टेड यहाँ पर कहने का मतलब बिकम वीक हो गया, है ना। फेल्टेड यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा सर? तो फेल्टेड यहाँ पर कहने का मतलब बिकेम वीक, मतलब इनकी शादी कमजोर होने लगी। अब कमजोर कैसे होने लगी सर? इनके बीच में कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर नहीं रही, झगड़े वगड़े होने शुरू हो चुके होंगे, इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट होने लगते हैं। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मतलब मिलेवा का जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, मिलेवा उन चीजों को भी क्या करने लगी, लूज करने लगी। एंड वो बिल्कुल एक अनहैप्पी क्या बन गई, हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, सालों झगड़ों के बाद, 16 साल शादी की चलती है,
तो करीब सालों झगड़ों के बाद में क्या होता है, जो कपल है ये दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं। एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है कि 1919 में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो डाइवोर्स दे देते हैं, मतलब इनका तलाक हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और इसी साल आइंस्टाइन क्या करते हैं, अपनी कजन एल्सा से क्या करते हैं, ठीक है ना, शादी कर लेते हैं। सेम ईयर 1919 के अंदर में, जब इनका जिस साल में क्या होता है, डाइवोर्स में इनका और मिलेवा का। चलिए आगे लोग आते हैं। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंस विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, लेकिन आगे चल के फिर वही चीजें होती है। क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि जब आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, कोइंसिडेंस हो गया उनके राइज के वर्ल्ड फेम के साथ में। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. अब देखो 1919 में क्या हुआ था। 1919 के अंदर हमें तो पता ही पड़ा, इनका डाइवोर्स वगैरह हुआ और इन्होंने एक दूसरी शादी भी की अपनी कजन एल्सा के साथ में। लेकिन होता क्या है ना कि 19 मतलब अपनी दूसरी शादी अपने डाइवोर्स के 4 साल पहले 1915 के अंदर में इन्होंने एक पब्लिश किया था, क्या आपका, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि क्या होता है, ग्रेविटी को लेकर के न्यू इंटरप्रिटेशन देता है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में क्या होता है, 1919 के अंदर सोलर एक्लिप्स आता है, कि सूर्य ग्रहण होता है आपका, जो कि इनके थ्योरी को पूरी तरीके से क्या करता है, बिल्कुल सही साबित करता है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट कम फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी deflected brought the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work a scientific revolution. और इनको जो मतलब सिंपली न्यूज़पेपर ने क्या किया, इनके काम को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा मतलब बोला कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ये, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया है हमें बताया नहीं। देखो सिंपली प्रेडिक्ट क्या कर दिया था, इन्होंने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया था कि जो एक्सटेंट होगा आपका लाइट का, वो जिस स्टार से आएगा वो डिफ्लेक्ट करेगा अपने डायरेक्शन को, है ना, बिल्कुल सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था आपका। और इसी कारण से हमें देखने को मिलता है आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स in 1921. He soared with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. मतलब ठीक है, फिर 2 साल के बाद यानी कि 1921 के अंदर में क्या होता है, इनको फिजिक्स के अंदर में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या होता है, इनको फिजिक्स के अंदर में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्या दिया गया है इनको, तो फिजिक्स के अंदर में इनको नोबेल का प्राइज दिया गया आपका, है ना, 1921 में। ऑनर्स इनको दिया गया, पूरी दुनिया से इनके लिए क्या, इनको लोग क्या करने लगे, इनवाइट करने लगे, इनको इनविटेशंस वगैरह पूरी दुनिया से क्या होने लगे, सर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्रेस में खूब वाह-वाही तारीफें वगैरह भी होती थी प्रेस के अंदर में, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ये क्या थे, नोबेल प्राइज विनर थे। चल आगे आते हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, आपने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर में इस चीज को काफी बेहतर तरीके से। देखो नाजिस क्या होते हैं, आपके पावर में आते हैं जर्मनी में, कब, 1933 के अंदर में। अब जैसे जर्मन क्या होता है आपकी जर्मनी में पावर में आते हैं नाजिस, आपके हिटलर 1933 में। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जैसे यहाँ पर ये पावर में आते हैं नाजिस आपके 1933 में, आइंस्टाइन बोलते हैं भैया जर्मनी में नहीं रहना है, वो सीधा कहां चले जाते हैं, इमिग्रेट मतलब अपने देश को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस चले जाते हैं। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had, ठीक है ना, अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन uproar, एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है 5 years later, यानी कि ऑफ कोर्स ये बात कब की होगी, तो ये बात होगी 1938 की है। सो फाइनली हमें देखने को मिलता है 1938 के अंदर में क्या होता है आपका,
ठीक है ना, 1938 के अंदर, ठीक है। देखो 1938 के अंदर में फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं, अपने ना 1930 में अपने कंट्री को छोड़ करके क्या करते हैं, चले जाते हैं, मतलब सिंपली क्या करते हैं, इमिग्रेटेड कर जाते हैं। अगर आप इसका मीनिंग एग्जैक्ट अगर लिखना चाहते हो तो इसका देखो एग्जैक्ट मीनिंग आपका बस इतना ही लिखेंगे हम लोग, क्या होता है, लीव्स वंस ओन कंट्री, ठीक है ना, सिंपल यहाँ पर लिख लो, लीव्स वंस ओन कंट्री, ठीक है ना, लीव्स क्या हो जाएगा आपका, तो लीव वंस ओन कंट्री, ठीक है ना, लीव वंस ओन कंट्री, ठीक है ना, लीव्स वन ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर, ठीक है ना, टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, ठीक है, मतलब ये अपने देश को, अपने खुद की कंट्री को छोड़ करके परमानेंटली छोड़ देना और किसी दूसरे कंट्री जाके सेटल कर देना। फाइनल 1938 में हमें देखने को मिलता है कि जो डिस्कवरी होता है आपका न्यूक्लियर फिजन का बर्लिन के अंदर में, ये क्या करते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट को अप्रोड कर देते हैं। क्या करते हैं, अप्रोड करने का मतलब यहाँ पर जो अमेरिकन फिजिस्ट हैं, अप्रोड कहने का मतलब यहाँ पर वेरी अपसेट, वेरी क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, उनको बड़ा उदासी होता है इस चीज से। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. क्योंकि देखो ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो थे तो जर्मनी के, तो क्योंकि जो न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करा उसी के बेसिस पे हमको पता चलता है कि क्या बनता है आपका न्यूक्लियर एटॉमिक बम आपका बनाया जाता है। तो अमेरिका में बात को लेकर डर था, कहीं अगर ये दे दिए फॉर्मूला नाजिस को तो बम बनाना शुरू कर देंगे लोग, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, हमें पता नहीं है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग, एट द अर्गिंग ऑफ अ कलीग। अब देखो यहाँ पर आगे हमें देखने को मिलता है अर्गिंग ऑफ द कलीग के बारे में, यहाँ पर कहने का मतलब है आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, मतलब अर्ग मतलब एक अपने कलीग, अपने साथी के कहने पर, जो उनके साथ में क्या करता था, काम करता था, तो उनके कहने पर कहीं ना कहीं क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको क्या करते हैं, आइंस्टीन एक लेटर लिखते हैं, और लेटर में देखो क्या कर रहे हैं, बता रहे होते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मतलब ऑफ कोर्स उस समय प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने लिखा कब, 2 अगस्त 1939 को, ठीक है, यानी कि अपने कलीग के जिद पर, उनके बार बार कहने पर आइंस्टाइन ने अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। कब लिखा, तो डेट इंपॉर्टेंट है, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट को वार्न किया, क्या किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। देखो होता है कि आपका, तो हमें फाइनली पता भी चलता है, हमें ये चीजें पता भी है, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर से पढ़ा भी है हिस्ट्री के अंदर में, तो हमें अच्छे से पता है ये चीजें। देखो होता क्या है ना कि एक सिंगल, मतलब इन्होंने सिंपली कुछ एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं बताया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक वार्निंग बताया, मतलब वार्न किया, बोला कि सर देखो ये जो न्यूक्लियर फिजन जो एटॉमिक बॉम्ब है ना, इस तरीके का एक सिंगल बॉम्ब है ना, एक सिंगल बॉम्ब में क्या कर सकता है आपका, इतना डिस्ट्रॉयड है कि एक पूरे पोर्ट को क्या कर सकता है आपका, डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता है, पोर्ट के साथ साथ उसके आसपास में टेरिटरी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इनके वर्ड्स बिल्कुल भी फेल नहीं हुए, ये हमें पता कब चला, जब अमेरिका ने क्या किया, सीक्रेट तरीके से उन्होंने
अपने एटम बम पे काम किया और फाइनली हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका और जापान ये दोनों अगेंस्ट में एक दूसरे का वॉर कर रहे थे। सो फाइनली जापान ने क्या सॉरी अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर में एटम बम गिराया। पहला कहां पर, हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में, जो कि इस बात को बिल्कुल सही साबित करता है। और ये बॉम्ब कब गिराया गया था आपका, तो अगस्त 1945 के अंदर में। और इसके बाद ही हमें देखने को जानने को मिलता है कि सर जापान क्या करता है, वॉर में अपने आप को सरेंडर कर देता है। और इसके बाद ही क्या होता है, वॉर आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है। काफी तबाही हुई थी, आज भी वहां पर प्रॉब्लम्स होते रहती हैं। चलिए आगे आते हैं। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन को ना बड़ा मतलब वो हिल गई चीजों से, है ना, मतलब इन चीजों से बहुत ज्यादा वो क्या हो गए, हिल गए आइंस्टाइन हमारे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। पब्लिक मिसिव यहाँ नहीं करने का लेटर लिखा उन्होंने, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा इन्होंने यूएस में। क्या बोला इन्होंने, इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट unlike the letter to Roosevelt. This one made no impact, but over the next decade, Einstein got even more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब देख रहे हैं यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर हो सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पहला तो यहाँ पर हमने देखने को मिला कि आइंस्टाइन देखो डीपली वर्क, अब ये देखो प्रपोज किया फॉर्मेशन किस चीज का, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, क्योंकि देखो जो इन्होंने रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा, इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बताया था कि कितना ये डिस्ट्रक्शन करता है, कितना ड्रेडफुल हो सकता है। रूजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। इसी तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात को लेकर कि इन्होंने जो प्रपोज रखा, इस बात का भी कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ओवर द डिकेड नेक्स्ट अगले 10 सालों में हमें देखने को मिलता है कि आइंस्टाइन काफी ज्यादा क्या रहते हैं आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और वे एक बात हमेशा कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में ना ये है ना आर्म्स बिल्डअप है, इसको भाई बंद करो, इसको खत्म करो और पीस डेमोक्रेसी का कैंपेन क्या करो, पॉपुलर करो, पीस रखो, शांति रखो, देश में मिलजुल करके आपस में रहो, काहे को मार झगड़ा क्यों करना भाई, ये सब चीजें वही चीजों के बिल्कुल वो भी अगेंस्ट में थे। चलिए लास्ट हम लोग पढ़ते हैं। When Einstein died in 1955 at the age of 76, यानी कि फाइनली 1955 में एट द एज ऑफ 76 आइंस्टाइन की डेथ होती है। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। और हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं उनके, है ना, विजनरी को, एक वर्ल्ड सिटीजन, नॉट एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। अब विजनरी कहने का मतलब ऐसे पर्सन जो कि फ्यूचर को थिंक करते थे और वो सही भी होता था और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल वे में सोचा करते थे। क्लियर। सो फाइनली ये चैप्टर तो हमारे यहाँ पर देखो स्टोरी हमारी एंड हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था कि एक चीज हमें पढ़नी थी, मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के लास्ट में हम लोग उसको देख लेंगे। तो यही चीज हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ओटो न्यूगेबॉर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, मतलब हिस्टोरियन थे आपके एंशिएंट मैथमेटिक्स के, कौन, तो ओटो न्यूगेबॉर, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइज, मतलब वो उनके बारे में बताते हैं, आइंस्टाइन छोटे बच्चे जब होते हैं उनके बारे में बताते हैं as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. वो बता देखो क्योंकि धीरे बोलता था, लेट बोलते थे, इस बात को लेकर उनके पेरेंट्स काफी चिंतित होते थे। At last, the supper table one night, he broke his silence to say, सुपर मतलब जो रात में खाने का जो समय होता है, कह लो आप नॉर्मली, तो वो अपने साइलेंस को ब्रेक करते हैं क्योंकि सूप हॉट होता है, वो ग्रेटली रिलीव्ड करते हैं, उनके पेरेंट्स को राहत मिलती है और वो उसके बाद से नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, क्योंकि उसके पहले कुछ बोले नहीं थे। अल्बर्ट रिप्लाइड करते हैं बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, वो बोलते हैं कि अब से क्या रहेगा भाई, सब कुछ ऑर्डर में रहेगा, होना चाहिए। क्लियर। सो फाइनली हमारी जो स्टोरी थी यहाँ पर हमने एंड कर ली है। आई होप आपको स्टोरी बहुत आज समझ में आई होगी
बहुत कुछ आपको जानने को, नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ ही हम लोग आज की इस क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। बाकी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट आपके ना क्वेश्चन आंसर होंगे जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।